गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट जो है उसका टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 2 से, जो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी राइटिंग आर्ट एंड अर्बन लाइफ को लेकर के है। ये 30 अप्रैल 21 का टॉपिक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता की इंट्रोडक्शन आपको देनी होगी। इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के विषय में बताना कि है क्या। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बनता है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, मेसोस और पोटामस। तो मेसोस का मीनिंग होता है मध्य और पोटामस का मीनिंग होता है नदियाँ, यानी 2 नदियों के बीच का स्थान। 2 नदियों के बीच का स्थान, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर 2 नदियों के बीच के स्थान को हम दोआब के नाम से जानते हैं, 5 नदियों के बीच के स्थान को पंजाब के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आब जो है पानी के अर्थ में यूज होता है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के अंदर पोटामस जो मीनिंग है वो जल या नदी के अर्थ में यूज होता है। तो इस तरीके से 2 नदियों के बीच का जो स्थान है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास को अगर हम उठा के देखें, आज के समय में ये किस देश से बिलोंग करता है, तो ये इराक से बिलोंग करता है, आधुनिक इराक से, जो कि हमारा निकटवर्ती पड़ोसी है। जैसे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और फिर ईरान और इराक, इस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो पश्चिम दिशा के अंदर हमारे देश से पश्चिमी दिशा के अंदर पश्चिमोत्तर दिशा हमारे देश से इनकी मानी जाती है। तो जो इराक वैसे तेल उत्पादक राज्यों के रूप में जाना जाता है, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा। इसमें जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये यहाँ पर सबसे पहले अस्तित्व में आई, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है वो इराक में ही रहा। इसके अंदर ये बताया गया है कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो मेनली जो विकासात्मक क्षेत्र है वो 3000 ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2000 ईस्वी पूर्व से पहले यहाँ पर 2 भाषाओं का प्रचलन था, एक सुमेरियन भाषा का और एक अक्कदी भाषा का। तो इस क्षेत्र को सुमेर के नाम से भी और अक्कद क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि जो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को वही नाम उस समय दिया गया था। धीरे धीरे करके कुछ समय बाद दक्षिणी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के अंदर एक बेबीलोन नाम का एक शहर बहुत ही डेवलप हो गया। तो बेबीलोन शहर जो है ये 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो उस समय माना जाता है 1100 ईस्वी पूर्व, तो उस दौरान जो बेबीलोनिया के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाने लग गया। और ये बेबीलोनिया तब तक सर्वश्रेष्ठ रहा जब तक कि सिकंदर का आक्रमण इस क्षेत्र पर नहीं हुआ। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसके अंदर 2 प्रमुख नदियां हैं, दजला और फरात। दजला को इंग्लिश में टिग्रिस रिवर बोला जाता है और फरात नदी को यूफ्रेटस रिवर कहा जाता है। तो इस तरीके से इन 2 नदियों के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता आधुनिक इराक से बिलोंग करती है और मेसोपोटामिया सभ्यता की कुछ ऐसी विशिष्ट पहचान है जो दूसरी सभ्यताओं में रेयरली देखने को मिलती हैं। जैसे एक तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यहाँ पे कांसा धातु ज़्यादा मात्रा में यूज़ की गई थी। दूसरा, यहाँ पे जो ये सभ्यता है यहाँ पर लेखन कला का विकास बहुत प्रॉपर तरीके से किया गया। तो लेखन कला जो है, राइटिंग आर्ट जो है, इसकी महत्वपूर्ण विशिष्ट मतलब पहचान है। और इसके अलावा शहरी सभ्यता जो है इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। यहाँ पर शहरों का विकास बड़े बड़े मंदिरों के आसपास सबसे पहले हो पाया। इसमें माना जाता है कि इस तरह की परंपरा रही थी कि लोगों ने एकांत के अंदर कोई बड़ा मंदिर बना दिया। धीरे धीरे लोगों का आना जाना वहाँ शुरू हुआ और मंदिर जो है आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, हर तरह की गतिविधियों का केंद्र बिंदु एक सांस्कृतिक कला के केंद्र के रूप में डेवलप हो गया और इस तरह से शहरों का विकास वहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शहरों के रूप में कौन कौन से शहर अस्तित्व में आए, उनमें से कुछ शहरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला जो शहर है उसका नाम है उर नगर, दूसरा है उरूक नगर, तीसरा है मारी नगर, चौथा है लेबनान और 5वां है, जैसे इसके साथ साथ अगर हम जोड़ना चाहें तो उसमें मारी नगर के साथ साथ बेबीलोनिया को भी जोड़ सकते हैं। बेबीलोन जो है वो शहर भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो प्रमुख 2 नदियां हैं दजला और फरात। और यहाँ पर जो उत्तरी भूभाग है वो ज़्यादा ऊंचा पड़ता है, पठारी क्षेत्र है एक तरह से, और ज़्यादा ऊंचे ऊंचे
पर्वत देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊपन वहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण का जो इलाका है वो ज़्यादा उपजाऊपन लिए हुए है और दक्षिण के क्षेत्र में शहरीकरण भी ज़्यादा मतलब विकसित हुआ है। यहाँ के लोगों का ये इस तरह का मतलब पता चलता है कि ये लोग जब भी कोई व्यापार करते थे तो उसको लिख लेते थे, यानी उसको रिटन मैटर तैयार करते थे। जैसे लेखन कला के लिए इन्होंने लेखन पट्टियों को विकसित किया है। लगभग 5000 पट्टिकाएं जो कि लगभग 4000 साल पहले की मानी जाती हैं, जो कि इसी समय काल के दौरान की हैं। तो उस दौरान उन पट्टिकाओं पे कुछ लिखा हुआ है और उन पट्टिकाओं पे जो विवरण डाला गया है उसको हालांकि अब तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उसमें जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है उसकी लिपि का नाम है कीलाकार, यानी उसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म लिपि बोला जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि को हिंदी में कीलाकार बोला जाता है। कील के आकार से वर्ण हमें दिखाई देते हैं और उन शब्दों से क्योंकि वो लोग उसे पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, तो उनका जो आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, आप आयात और निर्यात करते थे, व्यापार करते थे, तो उस मकसद से उन्हें लिख लेते थे और जैसे ही उनका व्यापार कंप्लीट हो जाता था तो उस लेखन कला की पट्टिका को तोड़ लिया जाता था। तो लेखन कला को तैयार करने के लिए, लेखन कला के लिए जो रिटन मैटर तैयार कर रहे थे, वो लेखन की पट्टियां तैयार कर रहे थे, वो मिट्टी से तैयार की जाती थी। कच्ची मिट्टी को गोंद करके, बहुत अच्छी तरह से गोंद करके और फिर उससे पट्टिकाएं तैयार की जाती थी। फिर उसमें गीली मिट्टी रहते हुए ही उस पर लिख दिया जाता था और फिर उसको आग में या धूप में सुखा करके उसको पक्का कर दिया जाता था और इस तरीके से ये विवरण सदा के लिए सुरक्षित हो जाता था। तो इस तरह से 5000 पट्टिकाएं उरुक नगर से भारी मात्रा के अंदर प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग लेखन कला को बहुत अच्छे से उपयोग में लाना जान चुके थे। और इसमें ये माना जाता है कि सभी शहरों के अंदर बड़े बड़े जो मतलब यहाँ ऐसे मंदिर मिले हैं और मंदिर के चारों तरफ बस्ती का विकास देखने को मिला है। इसका मतलब कि यहाँ मंदिरों के अंदर हर तरह की गतिविधि होती थी, चाहे वो अनाज बेचने से संबंधित हो या सांस्कृतिक कला के केंद्र के रूप में हो, सामाजिक गतिविधि के रूप में हो या किसी भी तरह के धार्मिक कर्तव्य के रूप में हो। तो सब जगह मतलब जो कला के केंद्र के रूप में, सामाजिक गतिविधि के केंद्र के रूप में सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु मंदिर माना जाता था। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक पे आते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर इन यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को खगोल शास्त्र के विषय में ज्ञान था। इन्होंने पूरे वर्ष को 12 महीनों में और हर महीने को लगभग 4 सप्ताह में बांटा और 4 सप्ताह के बाद उनको हर सप्ताह के अंदर 7 दिन निश्चित किए। इस तरीके से इन्होंने पूरे वर्ष के अंदर जो 365 घंटे 365 दिन और 6 घंटे जो डिक्लेयर किए हैं वो इनके द्वारा बिल्कुल इसको अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही बताया। इन्होंने दशमलव का भी इन्होंने ज्ञान था और यहाँ वर्गमूल का ज्ञान भी इन लोगों को था और यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं ये लोग मतलब कैलेंडर पद्धति को भी अच्छे से जानते थे और खगोल शास्त्र का ज्ञान रखते थे। सौर मंडल के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस तरह की कुछ परिभाषाओं को ये अर्थ जानते थे। इस प्रकार ये टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक खोज कार्य मेसोपोटामिया सभ्यता में यानी इराक के अंदर 1840 में शुरू हो पाया। लेखन कला के रूप में हमें कैसे पता चलता है कि लोग लेखन कला को जानते थे? ये साफ साफ पता चल रहा है कि लगभग 5000 पट्टिकाएं जो कि कुछ टूटी पड़ी हुई, कुछ बिल्कुल सही रूप में हमें मिली हैं, जो कच्ची मिट्टी की पट्टिकाएं हैं जिनको गूंथ करके बनाया गया है। गीला रहते हुए ही उन पर लिख दिया गया क्योंकि सूखने के बाद उन पे लेखक अपना काम नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे। यहाँ पर शहरी कला का केंद्र बिंदु इस क्षेत्र को माना जाता है। वह यहाँ जितने भी शहर मतलब छोटे छोटे जो शहर थे उनके अंदर शहरीकरण की जो व्यवस्था थी, बसावट की जो व्यवस्था थी वो काफी हद तक शहरी सभ्यता से मैच करती है। हालांकि इस सभ्यता के अंदर और सिंधु घाटी सभ्यता में ये अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वेल प्लानिंग तरीके से अपने बस्तियों को बसाते थे, लेकिन ये लोग वेल प्लानिंग तरीके से अपनी बस्तियों को नहीं बसाते थे। इनकी यहाँ की बस्तियों में एक कमी भी थी कि ये लोग संकरी गलियां बनाते थे और संकरी गली के अंदर ये क्या करते थे, कूड़ा कचरा है जो भी वो सब गली में डाल देते थे। गली का मतलब जो मतलब लेवल है वो ऊंचा उठता रहता था और इस तरह से जब वर्षा होती थी तो जो पानी इकट्ठा हो गया गली के अंदर वो घरों के अंदर घुसने लगता था और इस तरीके से इनके लिए बड़ी मतलब दुविधाजनक स्थिति होती थी। जबकि सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था, वहां चौड़ी गलियां बनाते थे और सभी गलियां समकोण पर काटती थी और उनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। पूर्व से पश्चिम की तरफ गलियों का विस्तार पाया जाता था और गली के जो दहलीज होती थी वो ऊंची रखते थे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया का मीनिंग मैंने बताया, मेसोज का मीनिंग होता है मध्य, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, प्लस पोटामस। तो पोटामस का मीनिंग जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। मेसोज का अर्थ होता है मध्य और पोटामस का अर्थ है नदियां, यानी दो नदियों के बीच का स्थान मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी वो दो नदियां हैं? एक नदी का नाम है टिग्रिस और दूसरी का नाम है यूफ्रेटस रिवर। दजला इसको हिंदी में कहते हैं, फरात नदी यूफ्रेटस को हिंदी में कहते हैं। तो दजला और फरात नदी के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक इराक से इसका संबंध है। द फ्लड स्टोरी ऑफ अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल के अंदर एक जल प्लावन की कहानी के विषय में पता चलता है। जल प्लावन का मतलब होता है जल प्रलय। ऐसा माना जाता है कि बाइबल में विवरण किया गया है कि एक बार पृथ्वी पर जल प्रलय हो गई, सब कुछ डूब गया, लेकिन भगवान उस सारे जीव जंतुओं को समाप्त नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। नोआ व्यक्ति ने अपने आप को इस सूझबूझ से काम लिया और नोआ नाम के उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और बहुत बड़ी नाव पर सभी जीव जंतुओं का या कीड़े मकोड़ों का, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा उसने सुरक्षित रख लिया। और इस तरीके से उसने यानी जल प्रलय के अंदर प्रकृति का जो विनाश होने जा रहा था, जीव जंतुओं का विनाश होने जा रहा था, तो उसे नष्ट होने से उसने बचा लिया। तो जल प्रलय की जो कहानी है बाइबल में वर्णित है और ये नोआ नाम का व्यक्ति है, इसने सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को उसमें सुरक्षित रखकर ये सिद्ध कर दिया कि मतलब प्रकृति को बचाया जा सकता है। और इसमें ये फ्लड स्टोरी का विवरण जो है बाइबल में किया गया है। बाइबल में मेसोपोटामिया सभ्यता का विवरण भी पता चलता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी एक इसी तरह की कहानी का उल्लेख किया गया है। इसमें भी एक पात्र है जिसका नाम, जैसे मैंने इसमें नोआ नाम के व्यक्ति का विवरण दिया, उसमें उसका नाम है जियोशूद्र। जियोशूद्र भी उसको बुलाते हैं। दूसरा उतनापिस्टिम भी उसका दूसरा नाम है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ये जल प्लावन की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व पहले शुरू हो पाया। उससे पहले ये लोग कृषि करना इतना ज्यादा नहीं जानते थे, इतना उत्पादन यहाँ पे नहीं होता था, इतना उपजाऊपन ये क्षेत्र नहीं था। इन नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी। उत्तर में एक उच्च भूमि देखने को मिलती है जिसको स्टेपी कहा जाता है। जैसे कि आप जो वेस्टर्न रसिया है उसके अंदर भी स्टेपी घास के मैदान है, और इसके अलावा यूक्रेन वगैरह देश जो हैं, बेलारूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ये भी स्टेपीज के भाग होते हैं। तो ये स्टेपीज का भाग है। स्टेपीज घास के मैदानों को कहते हैं। तो स्टेपीज के घास का मैदान का ये हिस्सा है, इसलिए इसको इस ऊंचे उठे भाग को स्टेपीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद है एनिमल हर्डिंग, सीप्स एंड गोट्स। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो भेड़ बकरियां यहाँ पे पाली जाती हैं और ये घास पर अपना गुजारा करती हैं। यहाँ पे होने वाली घास इनका मुख्य चारा होती है। फीड ऑन ग्रासेस एंड लो श्रब्स, और छोटी छोटी झाड़ियों को ये जीव जंतु चरते हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आप रिवाइज करें। राइटिंग आर्ट के विषय में मैंने बताया, इसमें लेखन पट्टियों को बनाते थे। पहले कच्ची मिट्टी को गूंथ करके उसको गीला रहते हुए लिख लेते थे और फिर उसको सुरक्षित रख लेते थे। जब तक वो लेन देन संपन्न होता है तब तक उसको सुरक्षित रखते थे, और जिस दिन लेन देन संपन्न हो गया उस पट्टिका को तोड़ देते थे। तो अर्बन लाइफ यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर बहुत से शहरों का विकास हुआ। उरूक, मारीनगर, लेबनान और बेबीलोन। पुरातात्विक खोज कार्य 1840 से शुरू हुए। उस समय से हमें पता चला कि मेसोपोटामिया सभ्यता में किस किस तरह की चीजें वो लोग जानते थे। जैसे इसमें पता चला है कि ये लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ये रेखा गणित के विषय में जानकारी रखते थे। ये लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं ये पूरे विश्व के अंदर क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में जानकारी रखते थे। कीलाकार लिपि जिसे कहते हैं, लेखन कला इनको आती थी। इसके अलावा ये खगोल शास्त्र का ज्ञान रखते थे, वर्गमूल का ज्ञान रखते थे। पूरे विश्व को यानी मतलब एक तरह से पूरे वर्ष को इन्होंने दिनों में बांट रखा था, यानी महीनों में, फिर महीनों के बाद में इन्होंने सप्ताह में, सप्ताह के बाद उसके दिनों में इन्होंने बांटा हुआ था। तो इस तरह से कैलेंडर का वर्गीकरण ये करना जानते थे। इसके बाद मैंने बताया कि मेसोपोटामिया सभ्यता दो नदियों के
मतलब बीच के स्थान के क्षेत्र को बोला जाता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मेसोज और पोटामस से मिलकर बना है। दो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, इनके बीच के स्थान को मेसोपोटामिया बुलाते हैं। जलप्लावन की कहानी में मैंने बताया बाइबल में वर्णित है। नोआ नाम के व्यक्ति को चुना गया था कि वो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बचाए जल प्रलय से। तो उसने एक बड़ी नाव बनाई, सभी जीव जंतुओं के एक जोड़े को रख लिया और इस तरह से उसने ये कार्य कर दिखाया। इसी तरह की कहानी का विवरण यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलता है, जिसमें मुख्य पात्र का नाम जियोशूद्र या उतनापिस्टिम कहा जाता है, लेकिन कार्य सेम इसी तरह का है उसका भी। मेसोपोटामिया के अंदर ऊंचे ऊंचे पर्वत और यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका खासतौर पे देखने को मिलता है। यहाँ कृषि क्षेत्र जो है 7000 से 6000 साल पहले यहाँ पे खेती होनी शुरू हुई है। और यहाँ पर बताया गया कि एक उच्च भूमि है जिसको स्टेपी के नाम से जानते हैं। भेड़ बकरियां यहाँ पे मुख्य रूप से पाली जाती हैं। और शहरी सभ्यता यहाँ की खास विशेषता है। लेखन कला भी इसकी खास विशेषताओं में से एक है। धन्यवाद। इस टॉपिक को आप इस वीडियो की सहायता से समझें। इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू।